ओहो, ये क्या चीज़ लगा दी काइलैक में आपने? ये है चलता फिरता होटल। Hyundai से स्कोडा में ये ब्रांड की गाड़ी क्यों लिया आप? गाड़ी इतनी स्मूथ लगी कि मुझे ऐसा थकान जैसा कुछ फील नहीं हुआ उस टाइम पे। तो वहाँ पे आपको नॉइज आता है, रेटलिंग नॉइज आता ही आता है। मतलब आपके 2 नाइट के खर्चे में ये पूरा सेटअप बन जाता है। तो उसमें भी खर्चे आने स्टार्ट हो गए थे मुझे 8,000 9,000। एसी कुछ लोगों को इसका पसंद नहीं आया, तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे बताया था कि हम 70 से 80 हज़ार आपको डिस्काउंट देंगे करके। सबसे बेकार हॉर्न है, आप एक बार में सुनो तो ये देखिए, ये अपना इसका हॉर्न है, स्कूटी का हॉर्न है। फिर आपको क्या लगता है फ्यूचर में इसके सर्विसिंग से रिलेटेड मेंटेनेंस कैसा रहेगा? इसके ब्रेक पैड कॉस्टली है, पर इन्होंने कॉस्ट कटिंग में कुछ चीज़ें उन्होंने कम एक्चुअल में की है। 1000 से लेके 2000 रुपीज़ एक्स्ट्रा इसको भी पे करना पड़ता है। मैंने ही उनको बाद में पूछा कि इसमें इशू है क्या नहीं क्या, तो वो चालू ही रह गया। उसकी वजह से बैटरी मेरी पूरी ड्रेन हो चुकी थी और मुझे पावर उससे ज़्यादा लगा एक्चुअल में। पार्ट्स वगैरह रहते हैं उनकी कॉस्टिंग हाई रहती है। मुझे पर्सनली लगता है कि हाईवे पे बहुत ज़्यादा अच्छी गाड़ी है। गाड़ी जंप स्टार्ट करने के लिए मुझे 2 घंटा लगा था उस टाइम पे, और लेना था तो मुझे ये वाली या तो फिर पुशअप। तो सिटी में 10 से 11 12, हाईवे पे मैंने 16-17 के आसपास मैंने निकाला है। तो ये पकड़ के रखता है, मतलब सीट ऐसे कि आप यहाँ पे हिलते नहीं एक्चुअल में। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है ललित एंड गाइस आज अपने साथ फ्रेम में स्कोडा काइलैक एंड आज हम इस काइलैक का एक ओनरशिप रिव्यू करेंगे। इस कार के जो ओनर है उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस जानेंगे, क्या भाई ये ब्रांड लेने के बाद क्या कुछ इश्यूज़ वगैरह प्रॉब्लम्स वगैरह आती है एंड प्रोस तो इसके रहेंगे ऑब्वियसली जिसकी वजह से कार ओनर लिए, बट इशू क्या आते हैं मेजरली वो हम बात करेंगे। सो आई रिकमेंड वॉच द वीडियो टिल द एंड, आपके जो भी डाउट्स वगैरह के क्लियर हो जाएंगे अगर आप लेने का प्लान कर रहे हो काइलैक इन 2026। सो बिना टाइम वेस्ट किए करते इसका ओनरशिप रिव्यू। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो एंड इफ यू ऑल्सो वांट टू शेयर योर कार्स ओनरशिप रिव्यू, अगर आप अपनी कार का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू माई व्हाट्सएप, स्क्रीन पे आपको नंबर देखने मिल जाएगा। नाउ लेट्स बिगिन विद द रिव्यू। तो हेलो सर, हाय। हेलो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एक शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दे दीजिए, दोज आर वॉचिंग दिस वीडियो। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है केतन और मैं एक बिजनेस पर्सन हूँ। बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आपने ये ली कब गाड़ी? मेरा प्लान बना था 2025 में लेने का, पर उस टाइम पे कुछ इश्यूज थे, इसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो गया और मैंने लिया फिर अप्रैल लास्ट मंथ ही मैंने ये परचेस किया 2026 में। सो 1 मंथ हो चुका है इस गाड़ी? हाँ, 1 मंथ हो चुका है। एंड कितने किलोमीटर हो गए कार के? ऑलमोस्ट 968 के आसपास किलोमीटर हो चुके हैं गाड़ी। ओके, 1 के पकड़ सकते हैं हम? हाँ, 1 के पकड़ सकते। सर्विस तो हो गई रहेगी पहली वाली? हाँ, जनरली जो बेसिक इंस्पेक्शन होता है ना, तो वो हो चुका है उसका। तो हम कह सकते हैं आपका 1 के हो गया है, तो एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत तो हो गया है इस ब्रांड के साथ में। अच्छा, मैं जान सकता हूँ इससे पहले कौन सी गाड़ी ओन करते थे आप? मेरे पास हुंडई की एसेंट थी, वो मैंने 2015 में लिया था। तो अभी तक मैंने चलाया उसको ऑलमोस्ट 1,90,000 किलोमीटर के आसपास उसको भी ड्राइव किया मैंने। सो ऑलमोस्ट उसके भी 2 लाख किलोमीटर हो गए। हाँ, 2 लाख। यानी कि आपको ड्राइविंग से रिलेटेड मतलब अच्छी नॉलेज है, कह सकते हैं। हाँ, ओके, ये ऑन रोड कितने में पड़ी आपको? ये मुझे पड़ी 11,60,000 के आसपास। तो उसमें मुझे सारी चीज़ें, मतलब जो बेसिक जो पैकेज होता है उनका 10,000 का, जिसमें आपका कवर आता है, बाकी परफ्यूम और सारी चीज़ें, उसके बाद वो विंडशील्ड का ये होता है, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने प्रोवाइड की थी उसमें। और ये वेरिएंट कौन सा है? ये सिग्नेचर प्लस। सिग्नेचर प्लस वेरिएंट है, ऑटोमेटिक में। सो उसके ऊपर आपने जो शोरूम वालों ने इसमें एक्सेसरीज वगैरह के लगा दी? उनकी तरफ से जितना है उतना ही है, बाकी बेसिक तो मैंने पर्सनली लगवाया। आपने बाहर से क्या क्या लगवाया? मैंने डैश कैम लगवाया था, बाकी जो आप यहाँ पे देख रहे हो रियर का मॉनिटरिंग का, तो वो एक लगवाया। बाकी बाहर से कुछ नहीं। बाकी तो मेरा जनरली कैंपिंग जो सेटअप है वो मैंने पर्सनली बाहर से किया। हाँ, सर ने एक कैंपिंग सेटअप लगाया, हम उसके बारे में बात करेंगे, तो एंड तक ज़रूर देखना वीडियो। सो सर, आपने जैसे कि आपने Hyundai पहले यूज़ करते थे आप, सो मेजर क्वेश्चन तो ये बनता है Hyundai से स्कोडा में, यानी कि वो ब्रांड अलग है, ये जर्मन ब्रांड होगी, तो इस ब्रांड पे मुझे नहीं लगता मेजर कोई आता होगा। वो उसी ब्रांड पे ज़्यादातर वापस नई गाड़ी लेते उस पे जाते हैं। सो क्यों लिया आप ये ब्रांड की गाड़ी क्यों लिया आपने, वो भी काइलैक? राइट। तो जनरली मेरा कैसे है कि मुझे ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं फॉरेन में बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ मोस्ट ऑफ जनरली जब पॉसिबल होता है। तब मैं लास्ट 2 ईयर से मैं फॉरेन में ट्रैवल कर रहा हूँ, तो उसमें मैंने यूरोप में ज़्यादातर ट्रैवल किया, तो वहाँ पे मैंने स्कोडा की गाड़ी चला के देखी है। अच्छा। तो इसके पहले भी मैंने बाकी जगह पे भी गाड़ी चलाई थी, पर मैंने जब स्कोडा चलाई वहाँ पे, तो मुझे लगा कि ये गाड़ी से बेहतर मुझे तो उस टाइम पे कुछ नहीं लगी। तो वहाँ पे मैंने चलाया, ऑलमोस्ट मैंने 2600 किलोमीटर के आसपास मैंने पूरा रोड ट्रिप किया था। तो उसमें मुझे गाड़ी में कुछ इशू नहीं आए, कुछ भी नहीं आए, और गाड़ी इतनी स्मूथ लगी कि मुझे ऐसा थकान जैसा कुछ फील नहीं हुआ उस टाइम पे। तो इसलिए मैंने सोचा कि अगर हमारे इंडिया में जाएंगे या मुझे कभी गाड़ी चेंज करना होगा ना, तो लूँगा तो मैं यही गाड़ी, मतलब जर्मनी लूँगा, ऐसा मेरा फिक्स था उस टाइम पे। ओके, सो
और कौन सी गाड़ियाँ देखी आपने लेते समय? लेते समय मैंने ऑलमोस्ट 10-12 गाड़ियाँ देखी थी, अलग अलग वेरिएंट की। इसके राइवल अगर देख सकते हो आपकी 3XO है, नेक्सॉन है, फिर जाते किया में भी आती है, उसके बाद किया सोनेट आती है, हुंडई वेन्यू हो गई। हाँ हुंडई वेन्यू हो गई, MG में आती है, उसके बाद अपनी ब्रेजा भी आती है। ब्रेजा है। तो ये सारी गाड़ियाँ थी, पर मेरा जनरली कंसर्न बेसिक ये था कि मुझे फीचर का कोई इतना ज़्यादा ये नहीं था। जनरली क्या होता है कि फीचर हम बाहर से भी लगा सकते हैं, Right. पर मुझे था इंजन और गाड़ी की रिलायबिलिटी। तो मुझे पर्सनली मेरा ऐसा मतलब मुझे फील होता है कि किया और MG तो उसमें मुझे थोड़ा सा कंसर्न ही था एक्चुअल में, बिल्ड क्वालिटी वो सारी चीज़ों में। हाँ वो गाड़ियों में फीचर बहुत ज़्यादा मिलते हैं, उनको कम्पीट नहीं कर सकता कोई, पर मुझे फीचर का इतना कोई ये नहीं था। रही बात बाकी गाड़ियों की, तो ब्रेजा मतलब मारुति की तरफ मेरा ज़्यादा लीन नहीं है, क्योंकि जनरली मैं जितने देखता हूँ वीडियो अगर आप देखोगे तो मारुति के एक्सीडेंट की वीडियो मारुति पूरा ये हो जाती है। अभी रिसेंटली पता नहीं अभी उन्होंने बिल्ड क्वालिटी पे काम किया कि नहीं, पर मुझे उसकी तरफ भी जाना जाना था। तो मेरे पास बचती थी सिर्फ तीन ऑप्शन, जिसमें कि था नेक्सॉन, उसके बाद था 3XO और एक था काइलैक का। तो उसमें से मैंने क्या किया था, 3XO का भी मैंने टेस्ट ड्राइव भी लिया, और मेरे भाई के पास भी 3XO है। तो मैंने जब उसमें बैठा मैं, तो उसमें जो गियर था, जब मैंने गाड़ी स्टार्ट किया तो गियर में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन था उसमें। तो मतलब गियर जो हैंडल होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन था। तो मुझे थोड़ा सा वहाँ पे ये लगा कि इतना वाइब्रेशन और वो सारी चीज़, जनरली हमारा हाथ कहाँ पे रहता है, स्टीयरिंग पे या फिर गियर पे, स्टीयरिंग में भी उसमें वाइब्रेशन था। तो मैंने 3XO वहीं पे रिजेक्ट कर दी थी। और रही बात नेक्सॉन, और सिर्फ अभी 2 ही गाड़ियाँ बची थी मेरे पास, नेक्सॉन और ये वाली। तो इसमें टर्बो इंजन था 1 लीटर का, तो ये मैंने चलाई और नेक्सॉन चलाई, जिसमें क्या था कि ये गाड़ी का स्मूथनेस जो था ना वो मुझे अच्छा लगा, इसकी वजह से मैंने ये गाड़ी लिया था। नेक्सॉन भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी, पर किसी रीज़न से मतलब टर्बो इंजन हो गया, ये बहुत सारी इसकी ट्यूनिंग हो गई इंजन की, इसकी वजह से मुझे ये ज़्यादा पसंद आ गई। और 3XO का एक इशू मुझे लगा कि गाड़ी जनरली क्या होता है, हम स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में अगर रुकते हैं ना, तो गाड़ी सडन पिकअप लेती है, मतलब ऐसे जंप आपको उसमें फील होगा। तो वैसे ये वाली थोड़ी सी स्मूथली गाड़ी आपको पावर डिले होता है, तो मुझे इसकी वजह से इसकी तरफ ज़्यादा लीन हो गया मैं। और लेना था तो मुझे ये वाली या तो फिर कुशाक, तो यही 2 ऑप्शन मेरे पास थी, तो मैंने फिर इसको फाइनलाइज़ किया। कुशाक क्यों रिजेक्ट किया आपने? कुशाक को रिजेक्ट करने जैसा कुछ था नहीं, पर एक्चुअल में क्या था कि इसका विड्थ मुझे अच्छा लगा, इसका हाइट भी मुझे कुशाक से अच्छा लगा। कुशाक में सिर्फ इतना आप साइज मान के चल सकते हो रियर सीट में, उसके लिए आपको 2.5 से 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं, राइट। और सेम फीचर तो आपको नहीं मिलेंगे, कुछ कम ही फीचर मिलेंगे। कुशाक का बेस वेरिएंट का प्राइस और इसका सिग्नेचर का प्राइस, ये दोनों में ऑलमोस्ट 2.5 से 3 लाख रुपए का डिफरेंस है। सिर्फ इतनी डिस्टेंस के लिए मुझे नहीं लगा कि इतना ज़्यादा पे करूँ, राइट। इसकी वजह से मैंने इसको चॉइस किया फिर। सो आप पहले हुंडई यूज़ करते थे, जो कि एक्सेंट थी, राइट। उसकी सर्विसिंग कॉस्ट कितनी आ जाती थी? हुंडई एसेंट की जब मैंने लिया था ना, उस टाइम पे स्टार्टिंग में बहुत कम आता था, मतलब आप मान के चल सकते हो 3,500 से लेके 5,000 तक उसका कॉस्टिंग आता है। पर जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होती जाती है तो उसमें ज़्यादा खर्चे आते हैं, तो उसमें भी खर्चे आने स्टार्ट हो गए थे मुझे। 8,000 9,000 के आसपास उसमें मुझे कॉस्टिंग आती थी। ओके, सो जब आपने ये इस ब्रांड पे आए स्कोडा पे, सो ऐसा लगा नहीं सर्विसिंग कॉस्ट इंक्रीज होगी? अभी तो इसकी अपनी पहली सर्विस है वो फ्री रहती है, ऑलमोस्ट इंस्पेक्शन हुआ रहेगा। फिर आपको क्या लगता है फ्यूचर में इसके सर्विसिंग से रिलेटेड मेंटेनेंस कैसा रहेगा इस गाड़ी? हाँ, मुझे थोड़ा सा कंसर्न था उस बारे में। मुझे कंसर्न था कि जर्मन ब्रांड है, जैसे कि मैंने सुना था कि BMW, मतलब हमें भी पता है BMW मर्सिडीज़ की कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हाई हो रही थी, तो मुझे ये भी कंसर्न था कि स्कोडा की सर्विसिंग की कॉस्ट ज़्यादा होंगी। तो मैंने क्या किया था उस टाइम पे, मैंने उनकी वेबसाइट पे आप सर्विस कैलकुलेटर होता है, तो मैंने वहाँ पे चेक किया एक बार, तो वहाँ पे उनकी सर्विसिंग होती है 15,000 किलोमीटर पे, राइट। और जनरली बाकी गाड़ियों की होती है 8 से 10,000 किलोमीटर पे, राइट। तो मैंने जनरली पर 1000 किलोमीटर के हिसाब से निकाला ना, तो इसके लिए आपको इसमें थोड़ा सा मतलब 1000 से लेके 2000 रुपीज़ एक्स्ट्रा इसको भी पे करना पड़ता है। पर इतनी ज़्यादा हायर कॉस्ट मुझे नहीं लगी कि मतलब जैसे कि समझ लीजिए आप बाकी गाड़ियों को 10,000 किलोमीटर पे ये करते हैं, सर्विसिंग करते हैं, तो उसमें आपका टाइम भी जाता है, राइट। आप वहाँ पे बैठते हो, उसमें टाइम तो जाता ही जाता है। तो इसको 15,000 मतलब हैसल फ्री थोड़ा सा हो ही जाता है इसमें। और मैंने इसमें वारंटी का भी एक है कि 4 साल की वारंटी आती है इसके साथ, तो कुछ भी इशू आए तो आप इसको एक्सटेंड भी बाद में कर सकते हो 6 साल 8 साल तक। तो मुझे लगा कि हाँ, एक बार मतलब क्या टेंशन फ्री अगर कोई पे लेना होगा, तो मैंने सोचा कि सारी चीज़ों को ओवरऑल समझ के मैंने सोचा कि 1-2 हज़ार ज़्यादा पे करने में मुझे अच्छा लगा कि मतलब उसमें आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी मिल रहा है और सारी चीज़ें मिल रही है, तो उसके लिए 1000 रुपीज़ पे करना, तो मुझे लगा कि हाँ सही है। ये ब्रांड के जो मुझे लगता है मतलब पार्ट्स वगैरह रहते हैं उनकी कॉस्टिंग हाई रहती है। सो आपको ऐसा लगता है नहीं जब भी कुछ गाड़ी में दिक्कत होगी तो पार्ट की बात करें तो हाँ कॉस्टिंग ज़्यादा रहेगी? राइट। वो पहले था कि पहले की स्कोडा की गाड़ियाँ थी, जैसे कि पुरानी स्कोडा गाड़ियाँ आती थी, उसमें जो पार्ट्स है वो इम्पोर्ट होते थे। अभी इसका हम पुणे में रहते, तो आपको भी पता है यहाँ पे चाकन में और वहाँ पे उनका प्लांट है, तो सारी चीज़ें बेसिकली वहीं पे होती है। इसकी वजह से इसका कॉस्टिंग भी जनरली कम ही है। मैंने कंपेयर करके भी देखा था, उनसे भी पूछ के देखा था, मेरे पास एक शीट भी आपको दिखा दूंगा। उसके पार्ट्स का इतना ज़्यादा कोई मुझे नहीं लगा
लगा कि ये है, हाँ ये है कि इसके ब्रेक पैड कॉस्टली है, पर ब्रेक पैड उतने लंबे चलते भी है एक्चुअल में। जैसे कि हुंडई के मुझे मिलते थे 2-3 हज़ार में ब्रेक पैड मिल जाते थे, पर वो वेयर एंड टियर भी उसका जल्दी हो जाता है। तो इसका मुझे मतलब जितने मैंने दोस्तों से पूछा वो सारी चीज़ें कि इसमें जनरली वो सारी प्रॉब्लम आती है। अगर आप मान के चले कि 11.5 लाख में आपको पूरी गाड़ी मिल रही है तो कॉस्टिंग ऑब्वियसली पार्ट्स की भी कमी हो जाएगी। तो हाँ, सिर्फ यही है कि जर्मन गाड़ियों की जैसे कि बाकी गाड़ियों के आपको पार्ट्स आफ्टर मार्केट मिलते हैं, तो जर्मन गाड़ियाँ या BMW उनके पार्ट्स आपको बाहर मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। बस आपको ऑथराइज ही लेने पड़ेंगे सर्विस सेंटर से, या फिर आपको कंपनी से ही लेने पड़ेंगे इसके, तो उसका आपको हायर कॉस्ट तो एक्चुअल में पे करना ही पड़ेगा। अच्छा, मतलब आपने को जो जेन्युइन पार्ट्स है वो हाँ जेन्युइन पार्ट्स डीलर से वहीं से मिल सकते हैं। बाहर कम चांस है इनके। हाँ, बाहर जैसे क्या होता है, अभी आप कोई भी गाड़ी लो, मारुति की गाड़ी आप लोगे ना, आप कहीं पे भी जाओगे, आप नॉर्मल मैकेनिक के पास जाओगे, नॉर्मल हाँ, गली वाले मैकेनिक हाँ वो भी बोल देते हैं हाँ हमारे पास तो अवेलेबल है उसका, मतलब उसका ऐसा टेंशन नहीं है। पर ये गाड़ियाँ जो होती है ना, इसके पार्ट्स एक्चुअल में महंगे होते हैं और ये गाड़ियाँ इंडिया में कम बिकती है, राइट। हाँ, इसके ज़्यादा यूनिट्स तोड़ने होते, तो जो आफ्टर थर्ड पार्टी वाले बनाते वो सोचते कि हाँ इससे ज़्यादा सेल होने वाली गाड़ियों के हम पार्ट बनाते, तो इसकी वजह से इसके पार्ट्स बाहर थोड़े कम ही अवेलेबल होते हैं। हाँ, सर्विस सेंटर में आपको कोई इशू नहीं आएगा। मतलब जैसे कि समझ लीजिए अभी रिसेंटली मुझे ये रेन वाइजर लगाना था, राइट, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, जैसे अवेलेबल होगा हम आपको कॉल करेंगे। तो एक 4 से 5 दिन में वो अवेलेबल हो गया, उनका ही बंदा आ गया और घर पे आके वो बिठा के चला गया। मुझे इसके लिए सर्विस सेंटर जाना भी नहीं पड़ा था उस टाइम पे। तो ये वाला इनका सिस्टम है। ये जो ब्रांड लेते हैं इनके जो कस्टमर होते हैं ना, उनका माइंडसेट ये रहता है, मतलब इनकी ड्राइविंग अच्छी रहेगी, हाँ, मतलब ड्राइवेबिलिटी अच्छी रहती है, और ये जो लेने जाते हैं मतलब वो थोड़े प्रीमियम प्रोफेशनल लोग रहते हैं ये ब्रांड को, मेरे ख्याल से जितने भी जाते हैं। सो मैं यही जानना चाहूँगा आपका इसका बाइंग एक्सपीरियंस कैसा था, यानी कि शोरूम का जब आप पहली बार गए, आपने सोचा कि अब स्कोडा ये काइलैक लेनी है, सो पहली बार से लेके एंड तक डिलीवरी तक कैसा एक्सपीरियंस था, उनके ट्रीटमेंट वगैरह कैसी थी? राइट, तो जैसे मुझे ये गाड़ी परचेस करना था तो मैं पहले शोरूम गया था। ऑब्वियसली मैंने इंटरनेट पे चेक किया, कुछ आपकी वीडियो के थ्रू भी गया था मैं, मतलब एक्सपीरियंस देखने के लिए। थैंक यू, ऐसे हमारे काइलैक का वीडियो देखा आपने, इसीलिए हम आज ये कर रहे हैं, आपने हमको इनवाइट किया। हाँ, तो मैं उसके बाद मैं शोरूम गया, तो वहाँ पे जाने के बाद मुझे अटेंड किया था वहाँ पे एक बंदे ने, तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपके नीड क्या है। एक्चुअल में मुझे उन्होंने नीड पूछा कि आपको नीड किस चीज़ की है, तो उन्होंने मुझे डायरेक्ट कुशाक को प्रेफर नहीं किया, ना कि कोडियाक को प्रेफर किया उन्होंने मुझे। तो मैंने कहा कि मेरी फैमिली में जनरली में 4 लोग या 5 लोग ये ट्रैवल करते हैं, तो उन्होंने मुझे 2 गाड़ियाँ दिखाई, तो एक ये दिखाई थी, एक कुशाक दिखाई थी। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपका जनरली रन कैसा है, क्या है, आपका कहाँ पे जाते हो, क्या हो। तो उन्होंने सारी चीज़ें मुझसे पूछ के उन्होंने मुझे ये और कुशाक 2 ही गाड़ी सजेस्ट किया था। तो रही बात इसकी, तो मेरा लीन इसी की तरफ था, तो मैंने उनको पूछा कि उनको बोला मैंने कि मुझे यही गाड़ी लेनी है, तो आप इसके बारे में बताइए। तो फर्स्ट उन्होंने मुझे सारी डिटेल्स बताई इसकी, मतलब इसमें क्या प्रोज है, क्या है। जनरली सेल करते तो प्रोज ही बताएंगे एक्चुअल में, तो बाकी मैंने ही उनको बाद में पूछा कि इसमें इशू है क्या, नहीं क्या। तो उन्होंने सारी चीज़ें जो 2026 मॉडल में जो बदली थी उन्होंने, तो उन्होंने सारी चीज़ें उसमें उस टाइम पे मुझे बताई थी। तो रही बात डिस्काउंट की, उसके बाद आए थे हम, मतलब मैंने गाड़ी फाइनलाइज़ की, उसमें वेरिएंट कौन सा चॉइस करना है, क्या करना है, तो उसमें भी उन्होंने मुझे हेल्प किया। तो यही वाला वेरिएंट हम लेते करके मैंने सोचा कि हाँ ये वाला वेरिएंट हम लेते। तो मेरी गाड़ी भी फाइनलाइज हो गई, कलर फाइनल हो चुका था ऑलरेडी, तो सिर्फ परचेस करना था। तो मैंने उनको पूछा कि आप डिस्काउंट क्या दे सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिसंबर में जनरली क्या होता है, उनका टारगेट होता है, तो वो ज़्यादा डिस्काउंट देते। तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे बताया था कि हम 70 से 80 हज़ार आपको डिस्काउंट देंगे करके। पर ये न्यू मॉडल आया था ना, मतलब न्यू मॉडल मतलब 2026 का मैन्युफैक्चरिंग था, जैसे कि उसमें ये सनरूफ था, उसके बाद ये रेन सेंसिंग वाइपर हो गया, ये सारी चीज़ें अपडेट्स हुए थे। तो उन्होंने कहा सर इसमें अपडेट हो चुके हैं बहुत सारी चीज़ें, तो इसमें ऑफर जनरली कुछ नहीं है, पर हम डीलर डिस्काउंट देंगे आपको। तो मैंने उनको बोला कि हाँ फिर मैं इंश्योरेंस बाहर से लूँगा, बाकी चीज़ें मैं बाहर से लूँगा, तो चलेगा क्या। तो ये सारी करके ऐसे करके तो मैंने उनको पूछा कि हम फाइनलाइज कहीं ना कहीं पे करते हैं। तो ये उस टाइम पे ऑन रोड थी 12,23,000 के आसपास, 12,23,000। तो मैंने उनको बोला कि हाँ मैं आज के आज ही फाइनल करता हूँ, तो आप मुझे बेस्ट प्राइस दीजिए। तो मैंने मेरे पास एक कोटेशन ऑलरेडी था, मेरे फ्रेंड ने लेके रखा था, तो वही क्रॉस मैंने यहाँ पे कोटेशन किया और मुझे ये 11,60,000 11,62,000 के आसपास ये ऑन रोड पड़ गए थे उस टाइम पे। उन्होंने डिस्काउंट के लिए भी मुझे इतना ज़्यादा मतलब जो होता है ना कि झिकझिक करते, नहीं सर 1,000 2,000 के लिए इधर उधर देखना, ये सारी चीज़ें एक्चुअल में नहीं हुई थी उस टाइम। सो अब इसके इंजन की बात करते हैं, इसमें 1 लीटर का TSI 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है, इसमें 115 bhp की पावर एंड 178 न्यूटन का टॉर्क मिल जाता है। 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक है। आज अपने साथ इसका ऑटोमेटिक ही है। सो कैसा कुछ है रियलिटी में इसका परफॉर्मेंस 1 लीटर का? एक्चुअल में अगर देखा जाए ना, तो मैंने इसके पहले 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड
का चला है इंजन, तो मुझे पावर उससे ज़्यादा लगा एक्चुअल में। मतलब ये इतना ट्यून है अच्छे से ना कि पावर डिलीवरी बहुत स्मूथली मिलती है, और मुझे ऐसा पावर का कभी इशू नहीं लगा एक्चुअल में। मतलब ट्रैफिक में भी देखा है मैंने, हिल पे भी मैंने चला के देखा, और मतलब ख़राब रास्ते पे भी चला के देखा। मतलब ऐसा कोई इशू अभी तक तो नहीं आया मुझे। मतलब ऐसा लगा नहीं 1.5 से 1 लीटर में आ रहे तो छोटा इंजन होगा? हाँ, तो वो लगा मुझे एक्चुअल में। जब मैं गाड़ी परचेस करा था तो मुझे लगा, पर मैंने जब टेस्ट ड्राइव लिया ना तो एक्चुअल में मैंने फ़र्क देखा। और मैंने एक्चुअल में जो बाहर चलाई थी गाड़ी, तो वहाँ पे भी इंजन ऑप्शन कम ही होते, तो वहाँ का मैंने 1.5 का DSG चलाया था मैंने, तो वो इतनी फास्ट गाड़ी है ना, तो मैंने सोचा कि यार अभी जो इंडिया में जो 1.5 मेरे पास ये इंजन का है, तो उससे ये बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो मैंने सोचा कि हाँ एक बार ट्राई तो कर लेते, टेस्ट ड्राइव करने के बाद ही एक्चुअल में पता चलेगा ना। तो जब मैंने टेस्ट ड्राइव लिया ना इसका, तब मुझे पता चला कि हाँ एक्चुअल में ये बहुत अच्छी मतलब गाड़ी, तो उस वजह से मैंने ये फाइनलाइज़ किया था उस टाइम पे। कोई टर्बो वगैरह लैग लगता है आपको? हाँ, टर्बो लैग अगर मैं समझ लीजिए अभी मैं तुरंत एकदम एक्सलेट करता हूँ गाड़ी, तो ये देखिए थोड़ा सा उठने में थोड़ा सा टाइम लेती है। हाँ, मतलब इतना मेजर भी नहीं है कि आप कहीं पे फंस जाओ। हाँ, पर इसका थोड़ा सा आपको इम्पैक्ट लगेगा या आपको प्रॉब्लम लगेगा ज़्यादा अगर आप स्टीप एरिया पे चढ़ते हो ना, तो उस टाइम पे आपको हैंड ब्रेक का यूज़ करना ही पड़ेगा। हाँ, मैंने सुना है कि इसकी 2000 RPM के नीचे इसमें टर्बो लैग है। हाँ, 2000 के बाद में इसका अच्छा है पिकअप वगैरह। थोड़ा जर्की लो फील होता है, मतलब जर्की मोमेंट? नहीं, मुझे इतना ज़्यादा तो नहीं लगा एक्चुअल में, पर हाँ थोड़ा सा टर्बो लैग। जनरली क्या होता है कि अभी हम जो एरिया में रहते हैं, जैसे कि पुणे में हम रहते हैं ना, तो यहाँ पे ऐसे हिल के साइड के रोड थोड़े से कम ही मिलेंगे ज़्यादातर। तो हम उतने जनरली हमारा डेली का यूज़ होता है सिटी में हो गया, या फिर कहीं पे लॉन्ग रूट पे जाना होगा, तो वहाँ पे तो इसमें कोई इशू नहीं। हाँ, कभी हिल के एरिया में आते हैं ना, तो थोड़ा सा टर्बो लैग आपको मतलब फील होगा उतना। ओके, एंड बाकी सिटी में डे टू डे लाइफ में कैसा है? हाँ, सिटी में जैसे कि मैनुअल पहले मेरे पास था ना, तो अभी मैं ऑटोमेटिक में शिफ्ट हुआ हूँ, तो मुझे तो बहुत अच्छा ही लगेगा। पर एक्चुअल में अगर कोई नया भी लेता है बंदा समझ लीजिए, तो उसको भी काफ़ी अच्छा लगेगा। हाँ, पर माइलेज का कंसर्न होगा इसमें सिटी में, बस ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। बाकी इसमें आपने हाईवे पे चलाई होगी? हाँ, हाईवे पे ऑलमोस्ट मैंने 450 किलोमीटर के आसपास चलाई गाड़ी। कैसी स्टेबिलिटी वगैरह? हाँ, तो मैंने गाड़ी अभी ये रिकमेंडेड नहीं है इतना ज़्यादा स्पीड, हमारे इंडिया में उतने स्पीड लिमिट भी नहीं है, तो मैक्स टू मैक्स 120 तक ही है। पर मैं जो रोड पे गया था औरंगाबाद रोड पे, तो वहाँ पे ऐसा स्पीड लिमिट का कोई इशू नहीं था, तो मैंने रास्ता खाली था, तो मैंने एक बार स्पीड चेक करने के लिए मैंने इसको ऑलमोस्ट 150-155 तक मैंने उसको मतलब स्पीड अप किया था। और उसके बाद ब्रेकिंग भी करके देखा था ना, तो गाड़ी इतनी ज़्यादा स्टेबल है कि मैं 155 पे भी मैं जब उसको मतलब भगा रहा था ना गाड़ी, तो ऐसे लगा नहीं मुझे कि हाँ मैं 150 के अबव गया हूँ। एक्चुअली में जैसे नॉर्मल गाड़ी चलाओ तो ना वैसे ही लगा। और इसका जो आप यहाँ पे देख सकते हो ये सीटिंग ना, तो ये पकड़ के रखता है, मतलब सीट ऐसे है कि आप यहाँ पे वहाँ पे हिलते नहीं एक्चुअल में, मतलब बकेट सीट है इसमें। ये गाड़ी हाईवे में मैं ज़्यादातर बोलूँगा, जनरली क्या है कि ये दोनों जगह पे चलाने के लिए गाड़ी कंपनी बोलती है अच्छी है, पर मुझे पर्सनली लगता है कि हाईवे पे बहुत ज़्यादा अच्छी गाड़ी है। मतलब अगर आप 80-90 तक अगर आप इसको लेके जाते हो ना, तो हाईवे पे ये माइलेज भी आपको अच्छा खासा देती है और एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा मिलता है। मतलब जैसे कि होता है ना कभी कभी हम बहुत ज़्यादा गाड़ी चला के लेजीनेस फील करते हैं, तो मैंने कंटिन्यूस गाड़ी चलाया था, कहीं पे भी रुका नहीं था, पर मुझे ऐसा मतलब जो बोरिंग वाला सिचुएशन होता है ना, वैसे वाला मुझे कहीं फील नहीं हुआ। ओके, वाइब्रेशंस वगैरह फील होते हैं आपको? नहीं, वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं है। अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे ना स्टीयरिंग पे वाइब्रेशन है, ना गियर हैंडल पे वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन का कोई इशू नहीं इसमें, बिल्कुल भी नहीं ना, मतलब थोड़ा सा आपको फील होगा। मतलब अगर आप एकदम गौर से सुनोगे, अंदर भी बैठ के अगर आप अभी हम देखते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा गौर से अगर हम सुनते हैं ना, थोड़ा सा एकदम आता है, बाकी कुछ नहीं। हाँ, ये क्या होता है जनरली ये 3 सिलेंडर है, उसकी वजह से इसमें वाइब्रेशन एक्चुअल में होने चाहिए ज़्यादातर, पर इतने ज़्यादा फील नहीं होते अंदर तक। ओके, और हाईवे पे ओवरटेक करते समय कॉन्फिडेंस रहता है पूरा? यस, बहुत ज़्यादा। बॉडी रोल वगैरह कुछ है? नहीं, बॉडी रोल बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है? बिल्कुल नहीं। और आप बोल रहे थे कुछ इसमें ब्रेक आवाज़ भी आती है? हाँ, तो इसमें सीन क्या है कि अगर हम जैसे कि स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में चलते हैं ना, तो जैसे कि अभी समझ लीजिए 10-15 के आसपास स्पीड है गाड़ी का, और अगर हम वैसे ब्रेक दबाते तो थोड़ा बहुत नॉइज़ आता है, थोड़ा मतलब मुझे ज़्यादा फील हो रहा है अभी। तो जैसे कि मैं आपको अभी इसमें आएगा नहीं पता नहीं, अभी देखिए, ये देखिए थोड़ा बहुत है ना ऐसा साउंड आता है उसका। तो ये वाला सीन तो है इसमें। मैंने अभी सर्विस सेंटर से बात किया इसके बारे में, तो उन्होंने कहा कि हम एक बार देखेंगे उसका क्या है क्या नहीं। तो वही है, अभी आने के नेक्स्ट सर्विसिंग में मुझे पता चलेगा कि क्या हो सकता है क्या नहीं उसका। हाँ, ये वीडियो में तो पता नहीं चलेगा ऐसे, बट जो रियलिटी में मतलब सुनाई दे रहा है इसमें। हाँ।
सस्पेंशन वगैरह कैसे है इसके? सस्पेंशन इसका स्टीप है बहुत ज़्यादा, मतलब हार्ड है। इसका बेनिफिट होता है आपको हाईवे पे एक्चुअल में। सिटी में जितना स्मूथ होगा वो उतना अच्छा होता है, पर हाईवे पे जितना ज़्यादा स्टीप होता है, मतलब जितना ये होता है ना, उतना आप मतलब कॉन्फिडेंट रहते हो, मतलब जितना ज़्यादा स्पीड में हम रहते हैं। अगर गाड़ी का सस्पेंशन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा तो हम ऐसे हिलते डुलते रहते हैं, तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता गाड़ी चलाने में एक्चुअल में। तो मुझे हाईवे के लिए तो परफेक्ट लगा, सिटी के लिए थोड़ा सा मतलब स्टिप लगा मुझे, मतलब हार्ड लगा थोड़ा सा। ओके, बाकी इसका जो स्टीयरिंग फीडबैक है वो कैसा लगता है सिटी और हाईवे पे? वो हाँ, स्टीयरिंग फीडबैक तो अच्छा है। स्टीयरिंग का ऐसा सीन है कि अगर आप हाई स्पीड पे जैसे गाड़ी को लेके जाते हो ना, स्टीयरिंग थोड़ा सा है ना टाइट हो जाता है इसका, ऑटोमेटिकली टाइट हो जाता है इसका। मतलब हाई स्पीड पे तो फील आती होगी? हाँ, फील आती है, यस यस यस। लॉन्ग जर्नी अभी 1000 किलोमीटर में कितनी की आपने इसमें? इसमें कंटिन्यूस लॉन्ग जर्नी मैंने किया है 450 किलोमीटर का, जो कि नॉन स्टॉप किया है मैंने सिर्फ 1-2 जगह पे मैंने स्टॉप लिया था, बाकी तो मैं कंटिन्यूसली गाड़ी चला रहा था। ओके, सो कैसा एक्सपीरियंस था? कंफर्ट वगैरह कैसा था, जो रियर सीट पे बैठे या फ्रंट में जो बैठे थे? हाँ, तो इसके बकेट सीट की वजह से है ना, मतलब ऐसे बोरिंग फील नहीं होता एक्चुअल में, और हम ऐसे हिलते दुलते नहीं है, और मतलब चलाने में गाड़ी इतनी स्मूथ है ना कि मतलब ऐसा क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ना कि एक्चुअल में जो जर्मन गाड़ी होती है ड्राइवर फोकस होती है, तो एक्चुअल में ये ड्राइवर फोकस है एक्चुअल में। जो रियर सीट पे बैठे थे उनका एक्सपीरियंस कैसा था इस कंफर्ट वाइज? कंफर्ट वाइज अभी देखेगा, मैं 5.8 मेरा हाइट है, तो अभी जैसे मैं मेरी सीट के हिसाब से अगर एडजस्ट करता हूँ तो पीछे वाला बंदा भी अगर मेरे हाइट का होगा ना तो वो कंफर्टेबली बैठ जाता है। हाँ, अगर 6 फीट के ऊपर के अगर बंदे आते हैं ना, या कोई भी आता है ना, तो उसके लिए थोड़ी सी परेशानी होती है, क्योंकि क्या होता है वहाँ पे रियर में थोड़ा सा लेग स्पेस कम है ना, तो उसकी वजह से उनका पैर होता है ना वो थोड़ा सा चिपक जाता है आगे वाली सीट को। हाँ, वही मैंने सुना है इसमें रियर में कंपेयर टू इसके राइवल्स कॉम्पिटिटर कम। राइट। हाँ, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो बूट स्पेस होता है ना, बूट स्पेस इनका बड़ा है ना, बूट स्पेस बड़ा है। यस, तो बूट स्पेस की वजह से ये रियर वाला थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो गया इनका। 3 बंदे तो मतलब आराम से लॉन्ग जर्नी में तो मेरे ख्याल से नहीं बैठ? नहीं, लॉन्ग जर्नी में 3 बंदे तो बिल्कुल नहीं बैठ सकते। मैं मतलब कितने भी आप बोलोगे ना, हेल्दी बोलो या नॉर्मल एवरेज साइज की भी बोलो ना, तो भी बीच वाला सीन क्या बताया, क्या बीच में आता है रियर एसी वेंट आता है वहाँ पे, तो एसी वेंट की वजह से ना वहाँ पे बीच वाले बंदे को थोड़ा तकलीफ होता ही होता है, चाहे वो कितना भी पतला हो कितना भी मोटा हो, सबके लिए प्रॉब्लम आता ही हो। मतलब 2 बंदे आराम से लॉन्ग जर्नी के लिए आराम से बैठ सकते हैं? लॉन्ग जर्नी के लिए 2 बंदे आराम से बैठ सकते हैं। हाँ, अगर आपको 30-40 किलोमीटर 50 किलोमीटर जाना है तो 3 बंदे चल जाएगा, उतना कोई इशू नहीं है। ओके, सो बूट स्पेस की बात करी तो कैसा है इसमें प्रैक्टिकली, कितना है अच्छा है बूट स्पेस? मतलब मैं सरप्राइज हूँ, बहुत ज्यादा बूट स्पेस है एक्चुअली में, उतना यूज होता ही नहीं है। हाँ, अगर अभी मेरा सामान है पीछे आपको मैं दिखाऊंगा, वो कैंपिंग का सामान है, चीज तो अभी बाकी है। हाँ, तो वो सामान है ना वो आराम से आ जाता है उसमें बहुत ज्यादा। अभी मतलब इतना ज्यादा सामान आता है, मैंने समझ लो मैंने सारा निकाल दिया, कितने भी बैग भरा, मैंने 4 से 5 बैग भी भरे ना, तो वही तो भी ऊपर की तरफ जगह खाली थी उसमें, मतलब बूट स्पेस बहुत ज्यादा है एक्चुअल में। मैं वैसे कंसिडर करूँ ना तो जो नॉर्मल लाइफ के मतलब जो फैमिली होती है उनके लिए मैटर करता है बूट स्पेस, क्योंकि उनका सामान ही बहुत ज्यादा होता है ना। तो वही है कि बूट स्पेस की वजह से मेरा ज्यादातर फोकस था बूट स्पेस और गाड़ी अच्छी होनी चाहिए, तो ये दोनों चीजें मुझे इसमें मिल गई। केबिन इंसुलेशन कैसे, बाहर के आपको नॉइज सुनाई देती? नहीं, बिल्कुल नहीं। रैटलिंग इशू आप बोल रहे थे इसमें? हाँ, रैटलिंग इशू का सीन क्या बताया, क्या अगर आप ऐसे पत्थर वाले रोड पे चलोगे या कहीं पे भी ऐसे ऑफ रोडिंग के रोड पे चलोगे ना, तो वहाँ पे आपको नॉइज आता है, रैटलिंग नॉइज आता ही आता है। अभी ये मेरे साथ ही, मुझे लगा कि सिर्फ मेरे साथ हो रहा है, पर एक्चुअली मैंने 2-3 फ्रेंड से भी पूछा तो उनको भी सेम नॉइज का इशू आ रहा है, रैटलिंग नॉइज का। तो अभी उन्होंने कहा, कंपनी तो बोलती है हम करके देंगे, पर अभी फर्स्ट मैंने जो इंस्पेक्शन के लिए भेजी थी गाड़ी, उस टाइम पे तो मैंने उनको बता के रखा था कि ब्रेक का आवाज़ आ रहा है, रैटलिंग नॉइज आ रहा है। उन्होंने कहा कि हाँ हम करेंगे, पर एक्चुअल में उन्होंने, मुझे पता नहीं उन्होंने किया या नहीं, पर अभी भी मुझे वो आवाज़ आ रहा है। अब माइलेज की बात करते हैं हम, जो कि मेजर क्वेश्चन हो सकता है इस गाड़ी का। माइलेज कितना कंपनी ने बताया और आप कितना निकाल रहे हो सिटी और हाईवे पर? एराई का माइलेज कंपनी बताती है 21 का। रियल लाइफ में हम अगर टर्बो इंजन के साथ चलते हैं तो हम वैसे चलाएंगे नहीं एक्चुअल में, मतलब जो मैं पर्सनली जो लगता है मुझे, हम वैसे चलाते नहीं है। और हाँ, अगर मैं सिटी का भी अगर एवरेज भी बताऊँ आपको, मतलब जो डिसेंटली गाड़ी चलाते, अगर हम डायरेक्ट पिकअप नहीं करते, नॉर्मल गाड़ी भी चलाते ना, तो सिटी में 10 से 11-12 मैक्स मिलता है, उससे ऊपर मैंने तो अभी तक नहीं देखा है। हाँ, हाईवे पे मैंने 16-17 के आसपास मैंने निकाला है। ओके, सो आपके अकॉर्डिंग कैसा है, सही है माइलेज? हाँ, हाईवे के लिए तो एकदम बढ़िया है एक्चुअल में। बाकी जो मेरी पेट्रोल गाड़ी थी ना, तो उसमें हाईवे में मुझे इतना माइलेज मैंने देखा नहीं, 12 के ऊपर तो मैंने देखा ही नहीं था एक्चुअल में। तो इसने मैंने ऑलमोस्ट 80-90 के आसपास मैंने गाड़ी चलाई थी स्पीड पे, तो कभी कभी 100 पे भी गई थी, पर फिर भी मुझे एवरेज माइलेज है ना 15-16 के आसपास हाईवे पे मिला था।
अब जैसे कि सिग्नेचर प्लस वेरिएंट है ना, तो इसमें ये इंफोटेनमेंट इतना बड़ा आता नहीं है। नहीं सो ये क्या आपने लगवाया है बाहर? हाँ, तो ये मैंने कंपनी से ही लगवाया था। मतलब बाहर से नहीं, क्योंकि कंपनी जनरली बोलती है कि अगर वायरिंग कट होती है ना तो आपकी वारंटी वाइड होती है। तो मुझे वो चक्कर में नहीं पड़ना था, क्योंकि अगर वारंटी वाइड होती है ना जनरली बहुत सारे प्रॉब्लम बाद में आते। तो मुझे लगा कि सिर्फ ये चीज़ के लिए हम कंपनी की तरफ से लगवाते हैं, तो मैंने ये लगवाया था। ये DHC का है कंपनी का, पर इसका एक्सपीरियंस तो मेरा अच्छा ही रहा है। मतलब एक्चुअल में जैसे कि मेरी पुरानी गाड़ी थी ना, मैंने उसमें आफ्टर मार्केट लगवाया था, उसमें भी 12-15 हज़ार का इंफोटेनमेंट लगवाया था, पर उसमें स्लो होता है। मतलब जैसे कि मैं गाड़ी चालू करता हूँ ना, उसके वो 10 से 15 सेकंड 20 सेकंड तक लेता है गाड़ी स्टार्ट होने के बाद, वो चालू होने में, पूरा बूट होने में। उसके बाद मोबाइल कनेक्ट होने के लिए और 10-5 सेकंड लेता है। मतलब जो पुराना वाला था मेरा, उसको मतलब 25-30 सेकंड आप पकड़ के चलो कि वो पूरा हमारा मोबाइल एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कारप्ले कनेक्ट होने में लगता था। अभी इसमें क्या होता है, इसमें हमने जैसे ही गाड़ी स्टार्ट किया ना, तो ये ऑटोमेटिकली 3 से 4-5 सेकंड में आपका मोबाइल भी इसमें कनेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। ओके, और इसमें वायरलेस है ना? हाँ, ये वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो है। ये मुझे 26,000 का पड़ा था। तो इसमें मतलब मुझे उसके हिसाब से इसमें मतलब क्या बोलते हो, स्लो ऐसा कभी फील नहीं हुआ मुझे, और कनेक्शन का भी इशू कभी नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगा कि हाँ 26 देना एक्चुअल में वर्थ लगा मुझे, कि चलो बाहर से लगवाएंगे उसमें 4-5 हज़ार मेरे बच जाएंगे, पर बाकी एक्सपीरियंस भी इसका थोड़ा सा अच्छा ही लगा मुझे। और इसमें लैग वगैरह फील होता कुछ? नहीं, लैग वगैरह तो इसमें नहीं है, अभी तक तो मुझे लैग नहीं फील हुआ। और इसका एक बेनिफिट ये भी है कि कंपनी की तरफ से जो आता है ना इसके ऊपर वाले वेरिएंट में, प्रेस्टीज में, तो उसमें क्या है कि इसमें उतना ही स्क्रीन आता है, पर उसमें जो रिवर्स हम कैमरे रहते हैं ना, उसका व्यू सिर्फ छोटा आता है, जो कंपनी डिफॉल्ट आता है ना वो वाला। इसमें ना आपको पूरा रियर का मतलब रिवर्स का व्यू इसमें पूरा स्क्रीन भर के आपको दिखाई देगा इसमें। ये अच्छी बात है, मतलब हाँ पूरा एंगल मिल जाता है। हाँ, राइट। ओके, अब एसी की बात करें, मैंने ये भी सुना इसका नेगेटिव में आता है एसी, कुछ लोगों को इसका पसंद नहीं आया, कम लगता है। आपके रियलिटी में आपको कैसा लगा इसका? हाँ, अगर जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको देखा था ना गाड़ी को, मैं 2025 में, तो 2025 के मॉडल का मैंने जब टेस्ट ड्राइव लिया था ना, उस टाइम पे मुझे फील हुआ एक्चुअल में कि हाँ एसी थोड़ा सा मुझे कम लगा, उसमें पावरफुल नहीं लगा। पर पता नहीं अभी ये वाले वेरिएंट में मुझे 2026 के मॉडल में, अभी हम बाहर का टेम्परेचर है 36 डिग्री सेल्सियस, ओके, और अंदर हमने अभी एसी चलाया सेकंड पे, पर ऐसा फील नहीं हो रहा हमें कि गर्मी लग रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा। कभी कभी तो मुझे क्या होता है, अगर हम लॉन्ग जर्नी पे भी जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं ना, एक 5 मिनट के बाद मुझे ना एसी कम करना पड़ता है, और कभी कभी तो बंद ही करना पड़ता है, इतना ठंडा कर देता है अचानक। क्योंकि जनरली क्या है कि मुझे हीट का इशू है, मतलब घर पे भी मेरा एसी चालू ही रहता है, ओके। तो मुझे भी वही कंसर्न था कि यार इसमें अगर हम लेते, अगर इसका एसी पावरफुल नहीं होगा तो दिक्कत होगा। पर मैंने जब ये वाला न्यूअर मॉडल चलाया ना, तो ऑलमोस्ट 2-3 मिनट के बाद तो गाड़ी ठंडी हो ही जाती है आराम से। ये जो आयर में ये बाहर से लगवाया ना आपने? ये वाला ना, हाँ, ये मैंने बाहर से लगवाया है, मतलब जो पुरानी गाड़ी का था वही वाला निकाल के मैंने इसमें लगाया, ये वाला। इससे आपको क्या व्यू अच्छा मिल जाएगा? हाँ, ये बड़ा है ना, ब्रॉड है ना बहुत ज्यादा, कंपनी का बहुत छोटा है, इतना ही है, उसमें पूरा आप पीछे का पूरा नहीं देख सकते कंपनी के इसमें। ओके, इंटीरियर क्वालिटी कैसे लगती है, फिट एंड फिनिश गाड़ी कैसी? फिट एंड फिनिश का अगर बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो हार्ड प्लास्टिक है पूरा, ये पूरा हार्ड प्लास्टिक है। तो वही है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें कुछ काम करना चाहिए था कंपनी को, क्योंकि ऐसे बचता नहीं है, पर अगर हम ऐसे देखेंगे ना, आप देखिए ये आवाज़ आता है इसका, मतलब गाड़ी के टाइम चलाने के टाइम कोई इशू नहीं है, पर ऐसा फील होता है ना कि प्रीमियमनेस जो होता है ना, कि जनरली क्या होती है कि जर्मन गाड़ी हम प्रीमियम के लिए हम उनको पैसा देते हैं, राइट, पर इन्होंने कॉस्ट कटिंग में कुछ चीज़ें उन्होंने कम एक्चुअल में की है। ठीक है, अभी मुझे ये बताओ इसके कॉन्स क्या क्या है, और क्या क्या इश्यूज कॉन्स आपको लगे अभी तक इसमें, या फिर लगता है फ्यूचर में हो सकते हैं कुछ? हाँ, अभी इसके नेगेटिव के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ ना, तो इसमें हॉर्न सबसे बेकार हॉर्न है। आप एक बार मैं सुनाता हूँ, ये देखिए, ये अपना इसका हॉर्न है, स्कूटी का हॉर्न है, इससे बढ़िया मेरी स्कूटी अभी न्यू ली है मैंने, उसका इससे बढ़िया हॉर्न है। तो ये हॉर्न अगर, हाँ, मुझे ये लगता है कि इन्होंने अगर एक्सेसरीज में रखा है तो इनको भी पता है इनका हॉर्न घटिया है, तो इन्होंने एक बार उस पर ध्यान देना चाहिए। कुछ ज़्यादा नहीं, 2-1 हज़ार ऊपर नीचे होंगे, पर वो उन्होंने देना चाहिए एक्चुअल में। ओके, ये हॉर्न तो यार बहुत बेकार दे दिया, बहुत बेकार, बहुत इस ब्रांड से एक्सेप्ट नहीं था। हाँ, मतलब अगर आप बताइए, उन्होंने एक्सेसरीज में रखा है तो उनको पता है ना कि उनका हॉर्न घटिया है, इसलिए तो रखा होगा ना। तो पर उन्होंने पता नहीं क्यों देना चाहिए था, पर नहीं दिया। हॉर्न तो एक रहा। रही बात माइलेज की, सिटी का माइलेज अभी तो ज़्यादा चलाने के बाद ही पता चलेगा, फर्स्ट अभी तो इंस्पेक्शन ही हुआ है, तो माइलेज का मुझे लगता है कि इशू नहीं आना चाहिए, पर अभी देखेंगे, आगे ही पता चलेगा वो। और रही बात दूसरी, पहले था इसमें कि साउंड का क्वालिटी, हाँ, तो एक्चुअल में ये जो कंपनी देती है ना, ये बोलती है कि आफ्टर मार्केट मत लगवाइए आप, आपका वारंटी वाइड हो जाएगा, राइट। अगर ये आप देखेंगे ना, ये DHC कंपनी का है, ओके, ये DHC कंपनी का है, DHC कंपनी स्कोडा का उनके साथ टाई अप है बस,
स्कोडा का खुद का मैन्युफैक्चरिंग नहीं, तो ये आफ्टर मार्केट ही होगा ना, हाँ बराबर कि नहीं। पर अगर हम लगवाते तो वारंटी वाइड होगा, अगर वो लगवाते तो वारंटी वाइड नहीं होगी। ओके, दूसरी बात रही, उन्होंने कहा कि डैश कैम अगर आप बाहर से लगवाते हो आपको वारंटी वाइड हो जाएगा। मैं बोला कि अगर हम कहीं से वायरिंग कटिंग नहीं करते तो वारंटी वाइड होने का कोई सवाल ही नहीं बचता है, राइट। तो मैंने उनको पूछा फिर भी ऐसे कि आपके पास कौन सा है, तो उन्होंने मुझे बताया था कि हमारे पास ब्लॉपंग का है। ओके, तो ब्लॉपंग भी थर्ड पार्टी है ना, मतलब बाहर की कंपनी होगी, चाइनीज कंपनी वो, तो वो वाला डैश कैम उनकी तरफ से जेन्युइन है, पर बाहर से लगवाए तो वो जेन्युइन नहीं है। तो वो वाली सीन है उनका, थोड़ा सा ये चीज़ों पे है। तो डैश कैम का या तो एक चीज़ है कि डैश कैम जो वो सेल करते हैं ना, उसका प्राइस उन्होंने बताया 10,500 रुपीज़। एक्चुअल में अगर आप अमेजोन पे अभी भी चेक करोगे ना, 5,500-6,000 में सेम आपको मॉडल सेम सारा चीज़ सेम 5,500 में आपको मिल जाएगा वहाँ पे अमेजोन पे। तो मतलब 5,000 आपसे वो एक्स्ट्रा ले रहे हैं बस। बाकी तो वही है, हाँ इनका TPMS का सिस्टम है थोड़ा सा, वो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग का, वो थोड़ा सा अलग ही है। मतलब जैसे कि बाकी गाड़ियों में होता है ना कि अगर आप TPMS सेट करते हो, ओके, तो आपको बताता है कि आपके लेफ्ट साइड के टायर में आपकी हवा कम है, या रियर में आपको बताता है यहाँ की हवा कम है। इसमें वैसा नहीं, इसमें इनडायरेक्ट TPMS है ना, तो आपको पता नहीं चलता कौन से टायर में हवा कम है। आपने एक बार सेट किया, हवा कम है, सिर्फ आपको नोटिफिकेशन आएगा कि आपकी गाड़ी की हवा कम है, आपको खुद देखना है कि कौन सी हवा कम है बस। मतलब एक थोड़ा सा बता देता, अलर्ट कर देता। हाँ, वो अलर्ट कर देता है कि टायर का हवा कम, पर एक्चुअल में आपको देखिए, मुझे बताइए, अगर आप किसी नॉर्मल टायर पंक्चर के यहाँ पे जाते हो हवा चेक करने के लिए, अगर वो चारों टायर का अगर हवा चेक करेगा ना, तो आपको चारों टायर के पैसे ही देने पड़ेंगे आपको। हाँ। ऐसे नहीं होगा ना कि वो बोलेगा सर इसमें हमने हवा भरा है तो उसके पैसे दो, ऐसा नहीं होता कभी भी। मतलब 5 रुपए का काम 20 रुपए तक लेके मतलब गया है वो पूरा ऐसा। हाँ, मतलब TPMS दिया तो पूरा एक्चुअली दे देता। अच्छा सा वो। यस, इनडायरेक्ट TPMS है इसमें डायरेक्ट। बिल्ड क्वालिटी की तो क्या ही बात करें, इसमें अच्छी रहती। तो भी आपको कुछ लगा कुछ कमी है? बिल्ड क्वालिटी एकदम जबरदस्त। मेरा सबसे ज्यादा कंसर्न यही था गाड़ी लेने के टाइम पे, मुझे चाहिए थी गाड़ी की तगड़ी बिल्ड क्वालिटी। तो मेरे पास सिर्फ 3 गाड़ियां बची थी। अगर मैं अभी मेरा खुद का बताऊं, मेरे फ्रेंड का भी मैंने सुना, बहुत सारे लोगों का सुना, आपको पता है कि सुजुकी गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी एकदम पुअर है। ओके, अभी इससे कम प्राइस में, मतलब 5-6 लाख में तो निसान भी आ जाती है। ओके, निसान मैग्नाइट या कौन सी आई है ना छोटी वाली, वो उसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत मतलब इतनी खास नहीं है। तो इसमें बिल्ड क्वालिटी के मामले में मेरे पास 3 ही गाड़ियाँ थी, एक तो थी 3XO, नेक्सॉन और एक थी स्कोडा की। तो मेरी गाड़ी तो ये कंसिडर की थी मैंने, और बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी इसकी, इसी वजह से मैंने इस गाड़ी को लिया। अगर आप इसका हेवीनेस देखोगे, बहुत ज़्यादा हेवी गाड़ी है एक्चुअल में। सो आपको क्या लगता है इसका फ्यूचर इस गाड़ी का कैसा रहेगा? अभी पहली बार आप यूज़ कर रहे हो जर्मन ब्रांड, मतलब इससे पहले आप Hyundai की यूज़ करते थे। राइट। तो उसमें तो अच्छे खासे आपने 2 लाख किलोमीटर तो कर लिए। हाँ, बट इसमें क्या लगता है कितने किलोमीटर कर पाओगे? कुछ लगता है अच्छा और एक्सपीरियंस निकलेगा फ्यूचर में जाके इसका? हाँ, मुझे तो लगता है एक्चुअल में कि अच्छा एक्सपीरियंस आना चाहिए। अभी वैसे देखेंगे ना, इंडिया में स्कोडा का सिर्फ यही एक मॉडल है काइलैक, जिसकी वजह से इंडिया में स्कोडा का सर्वाइवल चल रहा है एक्चुअल में, मैं बोलूँ तो। ओके, क्योंकि कुशाक का सेल भी उनका 300-400 ही है, इसका 4-5 यूनिट का सेल होता है इनका, बराबर। हाँ, जब से ये गाड़ी है तब उठी है वापस स्कोडा। हाँ, तो तब से उठी है, तो उन्होंने इसको ज़्यादा फोकस किया है। तो मुझे लगता है कि एक्चुअल में काइलैक और कुशाक के बारे में कुछ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फ्यूचर भी मुझे लगता है कि फ्यूचर में भी कुछ आएंगे नहीं, पर हाँ, जर्मन गाड़ियों का इतना होता है कि उनका क्या होता है कि हर साल है ना, उनका मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ता रहता है। मतलब चाहे वो लेबर कॉस्ट हो या फिर उनका क्या बोलते हैं, पार्ट्स का कॉस्ट हो, चाहे कितना भी वो लोकलाइज कर लेना, वो पार्ट्स उनके हर साल थोड़े ना थोड़े महंगे होते ही जाते हैं। मतलब समझ लीजिए अभी 10,000 का मेंटेनेंस कॉस्ट आ रहा है ना, तो अगले 1 साल बाद आपको शायद वो 10,500 का 11,000 तक भी आ सकता है। ओके, हाँ, मतलब मेंटेनेंस इसका थोड़ा रह सकता है, बाकी कुछ नहीं, बाकी कुछ इशू नहीं। ओके, इसका लाइट का थ्रो कैसा है नाइट में? नाइट में मैंने चलाया था ना, तो मुझे एज सच कुछ इशू आया नहीं। पर अगर बाकी गाड़ियाँ देखेंगे ना, कुछ गाड़ियाँ अभी लेटेस्ट वाली आई, जैसे क्रेटा का थ्रो इतना ज़्यादा है ना कि उसके आगे ये कम लगेगी, पर बाकी गाड़ियों के आगे डिसेंट है। सो कुछ पब्लिक डाउट्स है, एक लाइन के क्वेश्चन से, उसके बारे में आपकी क्या टिप्पणी हो बताइए मुझे। जैसे कि क्या ये लोग कंसिडर कर सकते हैं काइलैक को इन 2026? यस, 2026 में आप कंसिडर कर सकते हो। एक्चुअल में वैल्यू फॉर मनी आपको ये मिलेगी, जैसे कि बाकी राइवल की कंपैरिजन में भी बहुत अच्छी वैल्यू ये डिलीवर करेगी। ओके, और क्या ये 1 लीटर TS है जो इंजन इनका इंडियन रोड्स, हाईवेज, सिटीज़ के लिए रिलायबल है? यस, रिलायबल है। एक्चुअल में टर्बो इंजन है, तो ये मेंटेनेंस भी वैसे एक्चुअल में नेचुरल से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, पर कंपनी बोलती है कि 15,000 पे वैसे भी सर्विसिंग होती है, और इनका वारंटी भी 4 साल का वारंटी, वो भी आपको एक्सटेंड मिलता है। तो अगर कुछ इशू भी आता है तो वो तो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट हो ही जाएगा।
ओके, गियर बॉक्स की बात करें, मैनुअल या ऑटोमेटिक? ऑटोमेटिक, सिर्फ ऑटोमेटिक लेना चाहिए। मैं अगर आप स्कोडा में आते हो या कोई भी जर्मन गाड़ी आते हो, उनका टर्बो इंजन होता है ना, इतना स्मूथ ट्यून होता है। अगर आपको मैनुअल में जाना होगा तो आप टाटा की तरफ या महिंद्रा की तरफ देख सकते हो, पर अगर आपको ऑटोमेटिक लेना है तो मैं बोलूँगा कि स्कोडा की तरफ आ सकते हो। क्या ये कार सुटेबल है फैमिली यूज़ के लिए? हाँ, अगर नॉर्मल फैमिली होगी चार लोगों की तो उनके लिए सूटेबल है। हाँ, अगर एक छोटा बच्चा होगा तो बीच में बैठ जाता है, तो 5 लोगों के लिए सफिशिएंट है गाड़ी। स्कोडा की जो सर्विस है, क्या सच में प्रॉब्लमैटिक है अभी भी, आपको लगता है? मतलब गाड़ी की सर्विसिंग कॉस्ट, मेंटेनेंस, सर्विस कॉस्ट? हाँ, अभी देखिए, जैसे कि मेरा एक्सपीरियंस में अगर बताना चाहूँ तो जब मैं अभी गाड़ी मेरी पार्किंग में थी, ओके, उस टाइम पे गाड़ी का सीन ये है कि आपका बाकी गाड़ियों में ये वाला पोर्ट है ना, ये बंद हो जाता है, सिगरेट लाइटर वाला पोर्ट, पर ये गाड़ी का सीन ऐसा है कि इसमें ये बंद नहीं होता, ये 24 आवर चालू होता है। ये कंपनी ने मुझे बताया नहीं था और मुझे भी पता नहीं था, तो यहाँ पे मेरा डैश कैम लगा रहा तो वो चालू ही रह गया। उसकी वजह से बैटरी मेरी पूरी ड्रेन हो चुकी थी। तो मैंने फिर बाद में उनके असिस्टेंट्स को कॉल किया, तो उनका यूरोप असिस्टेंट्स के साथ टाइप है स्कोडा वालों का। तो फर्स्ट कॉल में उन्होंने मुझे लोकेशन मांगा, तो मैंने लोकेशन वहाँ पे शेयर कर दिया। तो उनका वो ऑटोमेटिकली, पता नहीं उनकी तरफ से उनकी कुछ प्रॉब्लम थे या कोई पे वो लोकेशन अलग जगह का फेच हुआ, तो उसकी वजह से 1 घंटा वहाँ पे मेरा वेस्ट हुआ। उसके बाद मैंने कॉल किया फिर से कि आप कब तक आएंगे, तो उन्होंने कहा कि हमने दूसरा वाला बंदा आपकी नियर बाय जो है ना उसको असाइन किया है। तो फिर मेरा सिर्फ गाड़ी जंप स्टार्ट करने के लिए मुझे 2 घंटा लगा था उस टाइम पे। तो थोड़ा सा मुझे लगा कि यार थोड़ा सा इसमें इम्प्रूव करना चाहिए उन्होंने। तो ये वाला थोड़ा सा मुझे लगता है कि उन्होंने सर्विस पे और ये चीज़ों पे उन्होंने काम करना चाहिए एक्चुअल में। अगर उनको कस्टमर बेस अगर अच्छा रखना होगा ना, तो एक्चुअल में जो जर्मन गाड़ियाँ सर्विस देती है ना, वैसी सर्विस उनको देनी पड़ेगी। राइट, हाँ, वरना फिर तो मारुति में, टाटा में और इनमें डिफरेंस ही क्या रहा ना। सही है। तो ये प्रीमियम, मतलब जितना दे रहे हाँ, गाड़ियाँ, राइट, लोगों को प्रीमियम रखना पड़ेगा। कौन से ऐसे लोग हैं जो ये गाड़ी प्रेफर कर सकते हैं एंड किन लोगों को ये प्रेफर नहीं करनी चाहिए ब्रांड? अभी जनरली क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि उनको सर्विस सेंटर से सर्विसिंग नहीं करनी पसंद, राइट, वो किसी मैकेनिक से करते हैं। तो इसका सीन ऐसा है कि इसके पार्ट्स मैंने आपको जैसे बताया कि बाहर मिलने बहुत मुश्किल है, जैसे कि मारुति के, हुंडई के, टाटा के मिल जाते इजीली। तो ये वाली इसके पार्ट वो वहाँ पे नहीं मिलते, ओके। इसका मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ा सा हाई है, पर एक्चुअली में पार्ट की क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो मुझे लगता है कि जो नॉर्मल लोग हैं, जो माइलेज देखते हैं या बहुत सारी चीज़ें होती है कि उनको कि मतलब गांव की तरफ होती है, तो उनको ये चीज़ नहीं कंसिडर, मतलब ये गाड़ी उनको नहीं कंसिडर करनी चाहिए। मतलब अगर आप सिटी से बाहर रहते हो, मेट्रो सिटी जैसे पुणे, मुंबई हो गया, ऐसे सिटी से आप बाहर है जहाँ पे आपका शोरूम नहीं नियर बाय, क्योंकि इनके जो सर्विस सेंटर है वो भी बहुत कम है। मतलब ऐसे नहीं कि अभी तक ये अभी एक्सपांड कर रही है, पर इनके सर्विस सेंटर अभी भी कम है। तो अगर आप कहीं सिटी से, आपके नियर बाय लोकेशन से, आपके घर से अगर इनका सर्विस सेंटर दूर होगा ना, तो आपको इसको अवॉइड ही करना चाहिए, मैं पर्सनली बोलूँगा। और अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हो, अगर आपको हैसल फ्री सारी चीज़ें चाहिए तो आप कंसिडर कर सकते हो। इसमें माइलेज का कंसर्न रहेगा, जो लोगों को माइलेज का कंसर्न है तो उनको ये सिटी, जिनका ज़्यादातर सिटी में है ना ड्राइविंग, तो इनको ये कंसिडर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सिटी में इसका माइलेज एक्चुअल में कम है। जैसे कि आपने कहा, आप इसमें कुछ बूट में कैंपिंग का कुछ सेटअप किया हुआ है? हाँ, मैंने बेड सेटअप भी किया है इसमें। जनरली मैंने देखा नहीं बाकी गाड़ियों में, तो इसमें मैंने बहुत आप बोल सकते हो कि प्रीमियम क्वालिटी का मैंने काम किया है, पर एकदम लो बजट में किया है। क्योंकि ये जो अभी काम है अंदर मैं आपको दिखाऊंगा, तो मैंने जनरली 2-3 जगह पे पूछा था उसका कॉस्टिंग, उन्होंने मुझे 35 के, 40 के, एक बंदे ने 25,000 तक भी करने के लिए बोला था। पर मैंने ये जो किया अंदर का सेटअप, वो हार्डली मेरा 7-8 हज़ार में तो पूरा हो ही चुका है। तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। चलिए अब पीछे चल के देखते हैं। सो ये कुछ सेटअप है, देख सकते हो सर। ये कैसे है, मतलब अभी जैसे कि आपने ये सब लगा तो दिया, पर लेकिन बूट स्पेस की कमी नहीं हो रही फिर? नहीं, अभी अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे ये पूरा ऊपर की तरफ उठा हुआ है, इसके नीचे बहुत ज़्यादा जगह है। अगर मैं आपको एक्चुअल में दिखाऊँ ना, तो यहाँ पे देखिए इतना जगह नीचे बचता है, पूरा इतना जगह, ओके। और इतने जगह में जो हमारा किचन का सामान होगा, वो सारी चीज़ें होगी इसके अंदर आ जाती है। अभी रही बात बैग की, ओके। अगर हमारे पास लगेज होते हैं, कुछ भी होते हैं ना, तो ये देखिए, ये अगर हम टॉपर भी ये भी निकाल लेते ना, तो ऊपर इतनी जगह बचती है कि हम ऊपर तक हम पूरा भर सकते हैं इसको एक्चुअल में। तो हाँ, अगर इसमें मैं अभी चल रहा है मेरा कि इसमें और कुछ करके इसमें और जगह करने का ट्राई करता हूँ। पर जनरली अगर हम कैंपिंग करते हैं, ओके, तो मैक्स टू मैक्स 2 या 3 लोगों के साथ ही करते हैं। मतलब समझ लीजिए कोई फैमिली होगा, हस्बैंड वाइफ और उनका बच्चा होगा, उतना ही करेंगे, या फिर हस्बैंड वाइफ दोनों करते, या कोई दो फ्रेंड हो गए तो वही करते। क्योंकि अगर आप कैंपिंग का सोच के चल रहे हो गाड़ी को, तो ऐसे नहीं कि 5 लोग जाएंगे, और 5 लोग गाड़ी में तो नहीं बैठ सकते ना, राइट। तो 2 लोगों के हिसाब से अगर आप देखेंगे, तो अगर हम इसमें ये पूरा भी भर दिया, तो बीच वाला सीट पूरा खाली होता है ना, तो बीच वाली सीट में पूरा हम अपना लगेज भी रख सकते हैं एक्चुअल में।
तो उस हिसाब से मैंने ये बनाया है। अगर आप देखेंगे तो ये जो है इसका साइज़ बहुत ज़्यादा है। अगर आप ये मटेरियल देखेंगे ना, इसका साइज़ बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर आप इस पर नॉर्मल हमारा जो घर पे होता है ना, कि जो हम मैट्रेस होता है घर पे, तो उतनी क्वालिटी का है और इतना बढ़िया मैंने इसको बनाया है। अगर आप देखेंगे ये बहुत ज़्यादा स्टिफ और फर्म भी है बहुत ज़्यादा, तो इसमें कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। तो बनाने के लिए इसको मैंने कम साइज़ का भी बना सकता था, इतना भी बन सकता था, ये इतना हाइट का भी बन सकता था, पर इसमें क्या होता है, ये थिकनेस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ये वाला सीन है। हाँ, अगर हम इसको ओपन करते हैं ना, तो इतना ज़्यादा ऊपर तक जगह बचता है ना, तो उसमें कोई इशू नहीं आता हमें। सो गाइस देख सकते हो पूरा ओपन करने के बाद, लगाने के बाद ऐसा कुछ इतना कुछ एक्सपांड हो जाता है। सो सर कैसा कुछ एक्सपीरियंस इसका आपने यूज़ किया अभी तक? हाँ, मैंने यूज़ किया है इसको। अगर इसका लेंथ देखेंगे ना आप, अगर सीट आगे वाली सीट अगर हम आगे तक लेके जाते हैं ना, तो 6.2 फीट का बंदा यहाँ पे आराम से सो सकता है। और 2 बंदों के लिए एकदम सफिशिएंट जगह है। मतलब आपको हिलने के लिए भी जगह रहती है, क्योंकि यहाँ पे साइड में भी आप देख सकते हो, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा अच्छा खासा स्पेस है। और रही बात इसकी ना, तो ये पूरा सीट है ना रिक्लाइन हो जाता है पूरा, मतलब फ्लैट ही हो जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत आती नहीं आपको एज सच। सो सर ये आपने लगाया है। हाँ, एक और कैंपिंग का ऑप्शन आता है बाहर जो लगाते हैं, वो क्यों नहीं आपने लिया? हाँ, टेंट का ऑप्शन बोल रहे हैं आप। अभी सीन क्या होता है टेंट में, इसके पहले मैं वही करता था, पर उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है, अगर वाइल्ड एनिमल कई जगह पे वाइल्ड एनिमल आ जाएंगे या स्नेक्स आ जाते हैं, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ घुस जाता है, तो उसमें रिस्क होता है, वो वाला एक होगा। और जैसे कि और एक रिस्क होता है, प्राइवेसी इशू होता है। जनरली क्या होता है कि वहाँ पे अगर किसी को रॉब करना होगा आपको, मतलब आपको लूटना होगा, तो टेंट फाड़ के भी अंदर आ सकता है ना। गाड़ी में वो सिक्योरिटी मिल जाती है आपको कि वहाँ पे कोई तोड़ फोड़ भी, वो वाला सीन आप छोड़ ही दो। मतलब तो इसके लिए मैंने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया था। तो इसमें अपन बूट बंद करके आराम से एसी वगैरह ऑन करके मस्त। इसमें और एक ऑप्शन होता है कि सनरूफ होता है, ये गाड़ी में सनरूफ है, तो सनरूफ पीछे से उठ जाता है थोड़ा सा, तो उसमें वेंटिलेशन का कोई इशू आता नहीं आपको। हाँ, जो नेचुरल वेंटिलेशन भी मिल जाता है। और इसमें और एक हम कर सकते हैं कि इसमें मेरे पास छोटा बैटरी पैक होता है ना, तो इस साइड में, ये वाली साइड में हम साइड में लगा के ना, उसमें पूरा जो क्लिप वाला फैन होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हुक है, राइट, ये दोनों जगह पे हुक है, तो छोटे छोटे फैन है ना, हम यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। हुक में भी हो जाता है, और क्लिप में करना होगा तो आपको क्लिप का भी ऑप्शन वहाँ पे लगा सकते हो। तो यहाँ पे आपको फ़ैन का भी वो आराम से हो जाता है इसमें। और रही बात किचन का सेटअप, किचन के सेटअप के लिए मैं आपको जैसे बताया कि इसके नीचे बहुत ज़्यादा डेप्थ है, तो डेप्थ में आपका सारा सामान आ जाता है इसमें। ओके, नहीं काफ़ी अच्छा सेटअप किया है। मैंने पहली बार काइलैक में देखा है। हाँ। काइलैक ओनर्स यूजुअली कम ही करते होंगे। नहीं, मैंने भी जनरली बहुत, जितने लोगों ने देखा था ना, मुझे भी थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए मैंने पूछा बहुत सारे लोगों से, मैंने रेडिट पे भी पूछा, पर किसी ने किया ही नहीं था, तो मुझे ये खुद ही करना पड़ा। और जो रेडीमेड बेड होते हैं हमारे, तो उसका हाइट और लेंथ विड्थ होता है ना, वो कम आता है। मतलब 72 का आपको मिल जाएगा, पर इसका जो विड्थ है ना, ये 40 का है, 40 इंच का है। और जो रेडीमेड वाले मिलते हैं वो 36 इंच तक ही मिलते हैं। मतलब साइड वाला स्पेस बहुत खाली रह रहा था, तो इसलिए मुझे ना ये बना के लेना पड़ा पूरा ये सेटअप। सो गाइस ये कुछ था सर का एक्सपीरियंस। सर कैसा लगा आपको हमारे चैनल पे एक्सपीरियंस देखे? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपकी चैनल की वजह से मुझे हेल्प हुआ था एक्चुअल में कंसिडर करने के लिए। हमारा सर ने काइलैक का वीडियो देखा, हमको रीच आउट किया और हम आ गए। सो होपफुली आप भी हमको रीच आउट करें, अपनी गाड़ी का एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो आप कॉन्टैक्ट नंबर देखने मिल जाएगा स्क्रीन पे। ओके, एंड ये आपका छोटा एक्सपीरियंस था शॉर्ट में, एक 1K किलोमीटर है। 1K किलोमीटर का, राइट। सो हम लॉन्ग टर्म जरूर करेंगे फ्यूचर में। श्योर। क्या पता कुछ और आपको अच्छा सा मिल जाए आपके थ्रू, मतलब लोगों को और हेल्प आउट हो चुके हैं। सो थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर टाइम, काफ़ी अच्छा लगा। होपफुली फ्यूचर में मिलेंगे। सो गाइस ये कुछ था रिव्यू। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।